गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 में क्या क्या दिया हुआ है। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। आर्टिकल 13 में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें दिया है जुडिशियल रिव्यू। उसमें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है? कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन ये वर्ड ना तो कहीं पे मेंशन है आर्टिकल 13 में, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही डिफाइंड है। जुडिशियल रिव्यू हमारे इंडिया में क्या चलता है? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कुछ ओवर रीच करती है अपनी पावर को, तो जुडिशियल रिव्यू उस पर लग सकता है। अगर कोई कानून को टेस्ट करना है कि वो सही है गलत है, तो जुडिशियल रिव्यू उस पर लग सकता है। लेकिन ये पावर कहाँ से आती है? जुडिशरी के पास। आर्टिकल 13 उनको देता है, लेकिन ये ना तो मेंशन है और ना ही डिफाइंड है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, अगर आपको जुडिशियल रिव्यू लगाना है तो आप कहाँ कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं? किसी कानून का टेस्ट होना है तो कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। मतलब कि सिर्फ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कानून है और वो ओवर रीच कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को या किसी चीज़ को, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को, तो आप जुडिशियल रिव्यू उस पर लगा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एप्लीकेबल ऑन लॉ। जुडिशियल रिव्यू लगता किस पे? ये लगता है किसी कानून पे। ठीक है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से जुडिशियल रिव्यू कहाँ से बोरो किया है? यूएसए से बोरो किया है। एप्लीकेबल ऑन लॉ, अब ये लॉ की क्या डेफिनेशन होती है, ये दी हुई है आर्टिकल 13 में। मैंने अब तक क्या बताया? जुडिशियल रिव्यू ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही डिफाइंड है, लेकिन इसका ये कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। वहीं अगर आपको जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएसए से आप बोरो किया है। और ये लगता किस पे? एप्लीकेबल ऑन लॉ। और ये लॉ की क्या डेफिनेशन होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 में मेंशन भी है और ये डिफाइंड भी है। तो आर्टिकल 13 की नेगेटिव डेफिनेशन ये दी हुई है कहाँ पे? आर्टिकल 13 में। कि इसमें क्या दिया हुआ है आर्टिकल 13 में, कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसा लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको क्या कर सकती है? डिक्लेयर नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी। तो मतलब यहाँ पे लॉ की कैसी डेफिनेशन दी हुई है? नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है। पॉजिटिव वो होती है जो करने को बोलती है, नेगेटिव वो होती है कि किसी चीज़ को करने से रोकती है। कि ऐसा बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला जाए? एनी लॉ, अगर कोई कानून संसद ने पास कर दिया या विधानसभा ने पास कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर चेक कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी उस पर जुडिशियल रिव्यू लगा सकती है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी आर्टिकल को वायलेट कर रहा है, चाहे जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा फीचर है कि जिसके होने से ना होने से ये कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में डेमोक्रेसी है। भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है। अगर हम कल को बोल दें कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो भारत भारत नहीं रहेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी क्या है? पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। इसी तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंसी भी क्या है? पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। तो सुप्रीम कोर्ट और एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को चेंज नहीं किया जा सकता है। आप संविधान में किसी भी चीज़ को संशोधन करें, अमेंड करें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉ है जो उसको वायलेट कर रहा है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू लगा सकती है और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। ये जुडिशियल रिव्यू क्या इंश्योर करती है? टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और टू इंश्योर फंडामेंटल राइट्स आर अपहोल्ड, ताकि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है? एंट्रेंच्ड है। और मतलब कि
ये इतने ज़्यादा आप ऐसे ही किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते। फंडामेंटल राइट हमें बाय बर्थ मिला होता है कि अगर आप, ये ऐसे राइट हैं, इतने पक्के राइट हैं कि आप खुद भी उसको अपने आप से नहीं छीन सकते, तो सरकार तो क्या ही छीनेगी। जुडिशियल रिव्यू। अब पहले हम ये बात करते हैं कि लॉ, मैंने बताया कि आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी हुई है। लॉ क्या इंक्लूड करते हैं, चाहे ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डिनेंस कब निकलता है, जब सेशन में पार्लियामेंट या विधानसभा नहीं होती है तो गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं कि किसी कानून पे इमरजेंसी है, कि कानून बनाना है और संसद पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब तो कानून बनेगा कैसे जब सेशन में नहीं है, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे और तो प्रेसिडेंट उस पर ऑर्डिनेंस निकाल देंगे कि ये कानून पास हो गया है। अब उसकी जो प्रोसेस होती है वो आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, उसमें जाके देखिए। यहाँ पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल्स कोई निकाले हैं, रेगुलेशन या कोई नोटिफिकेशन निकाली है या कोई कस्टम है, प्रथा है, ये सब लॉ में इंक्लूड होते हैं कि अगर इनमें से कोई भी ऑर्डिनेंस या ऑर्डर, बाय लॉ, ये कोई भी लॉ अगर ब्रीच करता है, उल्लंघन करता है किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो क्या उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमें क्या दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। आर्टिकल 12 में हमें स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है कि फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द स्टेट। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेट कौन करेगा फंडामेंटल राइट को, जिसके पास पावर है। पावर किसके पास है? स्टेट के पास है, सरकार के पास पावर है। तो स्टेट के पास, जिनके पास पावर है, तो उनके अगेंस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 में बात की हुई है कि लॉ, अगर ये कोई ऐसा कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई कानून बनाते हैं, चाहे फिर वो ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बाय लॉ हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, नोटिफिकेशन, कस्टम, प्रथा, कुछ भी हो, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो, कि अगर उसने किसी का फंडामेंटल राइट लेने की कोशिश की तो। अब आप मुझे बताइए, क्या पर्सनल लॉ आता है, लॉ को काउंट किया जाता है एज जो जो जितने भी लॉ बताया मैंने, क्या पर्सनल लॉ भी उसमें काउंट होता है? नहीं, पर्सनल लॉ उसमें काउंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रिलीजन लिंक्ड है। एक जैसे कि पर्सनल लॉज क्या होते हैं, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, मैरिज, चाइल्ड राइट, ये सब अलग अलग धर्मों में, मतलब मुस्लिम लॉ के अलग होते हैं डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, मैरिज, चाइल्ड राइट्स, और हिंदू पर्सनल लॉज अलग होते हैं। तो क्रिश्चियन, ये सब अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। तो ये क्या है, एक सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव इशू है। तो जुडिशियरी इस पे आमतौर पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाती है, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे लगा सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब बहुत सीरियस केस हो जाए, जैसे कि तलाक के बिद्दत, तो जब ट्रिपल तलाक का जब केस हुआ था, तो उस मुद्दे में जुडिशरी बीच में आई थी, जुडिशरी ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था। लेकिन हर जगह जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता है पर्सनल लॉ में। यहाँ पे क्या लगता है, लेजिस्लेचर, जो कि जिनको हमने वोट किया है, पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा में, उनको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेवल पे जो बैठे हैं ना, विधानसभा, विधान परिषद में, उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट, स्टेट सेंट्रल लेवल पे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद। तो वो इट इज़ अप टू देम कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर उन्होंने फिर कुछ गलत किया तो जुडिशरी फिर उसको देख सकती है। जुडिशरी बीच पे अभी पहले नहीं बोलेगी। आर्टिकल 13 जो है डील्स विद टू टाइप ऑफ लॉ। ये दो तरह के कानून से डील करते हैं। मैंने लॉ बता दिए कि लॉ कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये लॉ भी दो तरह से हो सकते हैं, एक जो संविधान बनने से पहले और एक संविधान बनने के बाद। संविधान बिफोर, अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी ये हम बाद में देखेंगे। एक है बिफोर 26 जनवरी 1950, मैंने क्या बताया, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब संविधान नहीं बना था हमारा, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो उसको हमने बोला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और जब संविधान बन गया तो उसको बोला मैंने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 को हमने एनफोर्स किया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो भी कानून हमारे संविधान से पहले रहे होंगे उनको बोलते हैं हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और जो भी कानून हमारे संविधान बनने के बाद रहे उनको हम बोलते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। तो दो तरह के कानून हो गए आर्टिकल 13 में। अब
जुडिशियल रिव्यू जो होता है रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पास्ट की, नॉट एप्लीकेबल ऑन पास्ट की, मतलब जैसे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यहाँ पे जो कानून थे अगर उसमें कुछ बोला गया या कुछ किया गया तो उसको वो नहीं देखेगा, जुडिशरी उसको नहीं देखेगी। आर्टिकल 13 में दोनों आते हैं। जुडिशियरी किसको देखेगी? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान बनने के जो बाद कानून बने उनको तो सारे पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा, ठीक है, लेकिन जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको जो पहले हो चुका है उस पर नहीं लगेगा, कि जो उस कानून ने जो भी काम पहले किया है उस पर नहीं लगेगा। लेकिन जो अगर वो कानून आज भी वैलिड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले बन चुका है, कोई 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, अब ये कानून आज भी वैलिड है, ये मतलब कोई कानून है इससे पहले बना है संविधान बनने के पहले, लेकिन वो आज तक चला आ रहा है, और अगर उसका कोई क्लॉज या उसका कोई भी कुछ भी कानून बनेगा तो उसके क्लॉज भी रहेंगे, अगर वो कुछ वायलेट करते हैं हमारे संविधान बनने के बाद उसके साथ मैच नहीं करते हैं तो उसको उस पे और उस पे जुडिशियल रिव्यू लग सकता है, अब लग सकता है, लेकिन जो उसने पहले किया उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। तो ये क्या बोला है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, कि मतलब प्रोस्पेक्टिव नेचर है, फ्यूचर में जो होगा उस पे तो लगेगा, लेकिन जो पास्ट में हो चुका है उस कानून से उस पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दो डॉक्ट्राइन लिखे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सिबिरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण मतलब, अब ग्रहण कभी लगेगा तो आप मुझे बताइए कि वो क्या परमानेंट हो, जैसे कि वॉल्केनो होते हैं, ठीक है, तो एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डोमेंट, और एक होता है कि फ्यूचर में एक्सटेंड ही कर गया कि अब पहले वहाँ पे वॉल्केनो आते थे अब नहीं आते। एक होता है कि है लेकिन अभी के लिए डोमेंट हो गया, कि डोमेंट स्टेज में चला गया, अभी नहीं आ रहा है वहाँ पे, फ्यूचर में आ सकते हैं लेकिन अभी नहीं आ रहा है, प्रेजेंट में नहीं आ रहे हैं। और एक होता है पास्ट कि अभी वो अभी भी आ ही रहे, सॉरी, एक होता है अभी भी आ ही रहे, कंटिन्यू एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। तो ऐसे ही रेट्रो एक्लिप्स में क्या होता है, ग्रहण। ग्रहण में कि कोई कानून है, एक कानून है, उसके कुछ क्लॉज है 1 2 3 4, लेकिन वो पूरा कानून गलत नहीं है, लेकिन उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो गलत हैं। जैसे कि एक कानून है, ठीक है, उसके 5-6 पॉइंट्स हैं, सब क्लॉज हैं, लेकिन उसका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, कोई भी सही है, लेकिन 1-2 गलत है, तो उन पे क्या लगा दिया जाएगा, एक्लिप्स। कौन, और ये किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कि जैसे कि जो संविधान बनने के पहले जो कोई कानून बना होगा, अब ज़रूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा कानून गलत होगा, कोई कानून संविधान बनने के पहले भी कानून चले आ रहे थे, तो कोई लॉ बना था, लेकिन वो सही भी तो हो सकता है, आज हम उसको अपने कैरी ऑन कर सकते हैं कि आज भी वो कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स है जो हमारे संविधान बनने के बाद से मैच नहीं कर रहे, कि हमारे जो संविधान में लिखा है उससे उसके कुछ पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर क्या लगा दिया जाएगा, इन ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, कि उसको अभी के लिए उस पर क्या लगा दिया, इक्लिप्स, की अभी ये हमारे संविधान से मैच नहीं कर रहे, तो अभी हमने उस पर ग्रहण लगा दिया है, तो अभी वो डोमेंट स्टेज में चला गया। एक उसको हमने संविधान से पूरे, उस लॉ को हमने पूरी तरह से नहीं हटाया, नॉट परमानेंटली डिलीटेड, लेकिन अभी हमने उस पर ग्रहण लगा दिया है। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, और ये किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लगेगा, ठीक है, कि क्योंकि संविधान बनाने के बाद अगर हम कोई कानून बनाएंगे तो वो हम ऐसा थोड़ी ना बनाएंगे कि जो संविधान से मैच नहीं करेगा, इसीलिए वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे नहीं लगता है, सिर्फ प्री पे लगता है। क्यों? क्योंकि प्री में पहले के जो कानून उनमें कोई गलती हो सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उससे मैच नहीं खा रहे। लेकिन अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो अगर हमने संविधान बनाने के बाद कोई कानून बनाया होगा तो वो हमने गलत नहीं बनाया होगा, कि अगर गलत बनाया होगा तो जुडिशरी ने उसको ऑलरेडी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। वहीं अगर सिविरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये लगता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कि अगर मैंने बताया कि अगर कोई कानून हम ऐसा बनाएंगे जो हमारे संविधान से मैच नहीं करेगा तो जुडिशरी उसको क्या कर देगी, नल एंड वॉइड, और वो परमानेंटली गॉन हो जाएगा, मतलब परमानेंटली चला जाएगा। अगर उसको आपको फिर से लाना है तो आपको फिर से पार्लियामेंट से वो पास कराना पड़ेगा। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी।
तो ये हमने देख लिए। आर्टिकल 13 में दो तरह के लॉ होते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कुछ पूरा लॉ ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट उसके गड़बड़ है, तो उस पर लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो ठीक है। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि अगर हमने संविधान बनने के बाद कोई कानून बनाया है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि हमारे संविधान से मैच नहीं कर रहा है, तो उस पर लग जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी। तो कंक्लूजन अभी यहाँ पे क्या निकलता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आर्टिकल 13 जो हमारा है, ये दोनों इंक्लूड करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी, तो आप बोलेंगे येस। तो आर्टिकल 13 हमारा दोनों इंक्लूड करता है, इसमें दोनों की बात की है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स की भी और डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन डिफाइंड है, येस। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव डेफिनेशन अलाउ है, उसमें दिया हुआ है कि स्टेट ये इन लॉ को, अगर चाहे कोई लॉ हो या कुछ हो, लॉ में जैसे ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बाय लॉ हो, रूल्स हो, ये सब अगर हमारे फंडामेंटल राइट जो कि 12 से 35 तक दिए हुए हैं, उसको अगर उल्लंघन करेंगे तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये नेगेटिव डेफिनेशन दी हुई है। क्या जुडिशियल रिव्यू मेंशन है, डिफाइंड है? नहीं। क्या लॉ मेंशन है? यस। क्या लॉ की डेफिनेशन मेंशन है? यस। नेगेटिव डेफिनेशन मेंशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आर्टिकल 13 हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। और ऐसे ही मैं सारे आर्टिकल्स आपको इन डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, फंडामेंटल राइट्स और DPSP के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।